होगा। शौकत भारती साहब, आपका खैर मकदम है। जी और शुक्रिया। क्या अपडेट्स हैं, अगर हम ये कहें कि सुबह इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं, सवा दो। क्या क्या इम्पैक्ट, क्या इस वक्त अपडेट है, अगर हम जाने एक सरसरी तौर पर। जी शौकत भारती। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ईरान का एक ऑफिशियल बयान आया है कि ये जो समझौता हुआ है, ये जो डील हो रही है, ये जो सीज फायर हुआ है, इसको बेहतर ये है कि इसको कंटिन्यू रखा जाए और इसको परमानेंट सीज फायर में चेंज कर दिया जाए। वरना जिस तरह की बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो थ्रेट्स आ रही हैं, तो अगर इसके बाद गजा के ऊपर फिर से वही जुल्म और ज्यादती शुरू हुई, तो फिर इसका खामियाजा न सिर्फ इसराइल को भुगतना होगा, बल्कि अमेरिका को भी भुगतना होगा। ये बात ईरान की तरफ से आ गई है। आज उनके प्रेस टीवी के ऊपर मौजूद है और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि भाई इस पीस को, ये जो सीज फायर हुआ है, इसको परमानेंट जो है सीज फायर में मामला चले और फर्दर अब जो है चीजें न बढ़ाई जाएं। वरना गजा पर जो भी हमला होगा, और जैसा कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने भी कहा था कि गजा पर गिरने वाले एक एक बम का बदला लिया जाएगा, तो आज जो ऑफिशियल बयान है उसमें साफ साफ कहा गया है कि इसका खामियाजा ना सिर्फ इसराइल को भुगतना पड़ेगा, बल्कि इसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरी बात यह है कि जो वो शिप्स पकड़े जा रहे हैं, वो भी एक बड़ा थ्रेट है यमन के तरफ से, और उन्होंने कहा कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और जब अमेरिका ने जो लोग शिप को पकड़ रहे थे उनके ऊपर अटैक किया, तो उसके फौरन बाद जो है हौती ने एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अमेरिकन बेड़े की तरफ फायर कर दिया। तो उन्होंने ये भी थ्रेट कर दिया है कि देखो, अगर तुम इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए तो हम तुम्हारे ऊपर भी अटैक करेंगे। ये भी एक बात बहुत सामने आ गई। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि वेस्ट बैंक के ऊपर इन्होंने आज भी जो है वो हमला किया है, और जिस तरह से वहां के ऊपर कुकिंग गैस के लिए लाइनें लगी हुई हैं, और जैसा कि दिखाया जा रहा है कि उनके पास कुछ भी नहीं है ना, और वो किस तरह से अपने हाथ से मिट्टी के चूल्हे बनाकर उसके अंदर पका रहे हैं, तो वहां की पोजीशन जो है बद से बदतर है। और जो प्रिजनर्स छूट के आ रहे हैं फिलिस्तीन के अंदर, उनके हौसले को इसराइल नहीं तोड़ सका। और जो इधर से कैप्टिव्स गए थे, ठीक है, तो वो जो हैं बाकायदा तौर के ऊपर हमास को शुक्रिया का खत लिख रहे हैं, और उन्होंने अपने लेटर के अंदर लिखा है कि उनके लीडर सिनवार जो हैं वो हमसे टनल के अंदर मिले, और उन्होंने हमको पहले ही दिन एश्योर कर दिया कि आप इत्मीनान से रहिए, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका भी एक असर पड़ रहा है इस जंग के अंदर। देखिए, तो सबसे बड़ा जो है, एक तरफ इंसानियत को सपोर्ट करने वाले आ गए, और एक तरफ दरिंदों को सपोर्ट करने वाले आ गए। जो बार बार 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर बात हो रही थी कि 7 अक्टूबर को ये कर दिया गया, 7 अक्टूबर को ये कर दिया गया। 7 अक्टूबर से पहले वाली बातचीत नहीं हो रही थी, जबकि यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को कहा कि 56 साल के जुल्म का यह नतीजा है, लेकिन उसके बिल्कुल। बावजूद इस पर बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन अब इस पर आवाजें बाकायदा तौर के ऊपर उठनी शुरू हो गई हैं। और जिस तरह की और रिपोर्ट्स आई हैं कि हमास ने कहा है कि अभी हमने 10 से 12% तक ही अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। हम्म। उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि हम तुम्हारे साथ
लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और जो, जैसा कि आपको पता है कि ईरान के मिनिस्टर का भी बयान आया था बाकायदा तौर के ऊपर कि हमने उनको आर्म्स अम्यूनिशन पहुंचाए हैं। ये भी आ रहा है कि भाई इनकी टनल्स के अंदर चाइना ने भी मदद की है। तो इस तरह से ये समझ में आ रहा है कि, और ये भी एक न्यूज आ रही है कि रशिया के जो लोगों को छोड़ा है, रशिया उसके बदले हमास के लीडर्स को असलहा दे रहे हैं। तो ये मतलब अगर तैयारी उधर से हो रही है तो तैयारी इधर से भी हो रही है कि अगर जंग बढ़ेगी। लेकिन पूरी कोशिश ये हो रही है कि ये जो सीज फायर है ये परमानेंट सीज फायर में चला जाए। ये आज भी ईरान की कोशिश है कि ज्यादा जाने मत जाए और ये सब सारी चीजें ना हो। लेकिन उस सब के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि इजराइल की बर्बरियत बंद नहीं हो रही है। और ये जब तक उनके लिए ये क्या कहते हैं कि कैप्टिव्स छूट नहीं जाते हैं, तब तक तो इजराइल के अंदर फिर भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो होगा, लेकिन उसको उतने लेवल पर नहीं होगा। लेकिन कैप्टिव्स छूट जाने के बाद जो प्रेशर इजराइलीज का आएगा वो देखने से ताल्लुक रखेगा। अब रह गई बात यह है कि ये भी रिपोर्ट्स आ गई कि जो बेसेस हैं सीरिया के अंदर और इराक के अंदर, वहां से अमेरिका के बहुत से ड्रोन और बहुत सा असलहा और बहुत सी एडवांस चीजें चोरी हो गई हैं। ठीक है, कहां से? अमेरिकन बेसेस से। जो 13 अमेरिकन बेसेस बने हुए हैं इराक के अंदर, 8-9 जो बने हुए हैं सीरिया के अंदर, वहां से। इसके मतलब कि ये जो सामान है ये शिफ्ट होके कहां पर पहुंचा है, जाहिर सी बातचीत है कहीं ना कहीं पहुंचा होगा। और उसके अलावा उन सामान को देखने के बाद उनकी टेक्नोलॉजी की भी जानकारी लोगों को हो जाएगी कि कौन कौन से हथियार हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारा भी मामला चल रहा है। दूसरी तरफ आप देखें कि जो फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग हो रही है ईरान के अंदर, उसके अंदर मैंने आपसे कल भी कहा था कि चाबहार आएगा, है ना। मीटिंग किसी और उस पर थी लेकिन चाबहार वहां के ऊपर डिस्कस हुआ। वो चाबहार का मामला, जो एक नया कॉरिडोर इसराइल और क्या नाम है सऊदी अरेबिया और यूएई के जरिए जो जा रहा था, क्या नाम है टर्की होता हुआ, वो कॉरिडोर क्योंकि इस जंग की वजह से खटाई में पड़ गया है, इसलिए चाबहार के ऊपर बात फिर से शुरू हो रही है। चाबहार एक ऐसा वो था कि जो जिससे एक बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छा एक कॉरिडोर था, जिससे जो है हिंदुस्तान के सामान जो है बाकायदा तौर यूरोप तक जा सकते थे। उसमें रशिया भी शामिल था। लेकिन इसको अमेरिकन प्रेशर की वजह से, इजरायली प्रेशर की वजह से काफी जो है क्या नाम है डिले किया जा रहा था हिंदुस्तान की तरफ से। आज ये है कि उसके तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया है कि उसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि सबको ये पता चला कि ये नया कॉरिडोर जो है जिसके बारे में मैंने कल भी कहा था, ये अब खटाई के अंदर पड़ गया। ये नया जो ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर बाकायदा तौर पर मोहम्मद बिन सलमान से और क्या नाम है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से और उसके बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो बातचीत हो गई थी बाकायदा तौर के ऊपर, जो न्यूयॉर्क के अंदर बुलाकर बेंजामिन नेतन्याहू को, सलमान को मिलाकर, ये पूरे जो रास्ते, पूरी खिचड़ी पक के जो तैयार हो गई थी, खाने वाली खिचड़ी थी, वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। तो अब जब ये कॉरिडोर बर्बाद हो गया है तो अब जो है उसी पुराने कॉरिडोर के ऊपर क्या नाम है लौटने की बातचीत हो रही है। जाहिर सी बातचीत है ये सेफ कॉरिडोर है। इंडिया और ईरान के रिलेशन बेहतर कर सकता है। इंडिया और ईरान और अफगानिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है उसके रिलेशन, रशिया जो काफी पुराना हमारे हिंदुस्तान का साथी रहा है, ठीक है, वो वो हमारे साथ पुराना वफादार साथी रहा है, उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हमारे इंडिया। और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि इसके ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसको जितना डिले किया गया है, बाकायदा तौर के ऊपर लटकाया गया, और 2020 में तो ऐसा हो गया कि जो इस चाबहार में जो रेल वाला मामला था उससे ईरान ने इनको, इंडिया को अलग भी कर दिया था और काफी थोड़ा सा मनमुटाव भी हुआ था। अब ये बेहतर है हिंदुस्तान के और ईरान दोनों के हक के अंदर कि इस कॉरिडोर को बाकायदा तौर के ऊपर
ईरान के साथ हमारे रिलेशन रखने के बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अगर सर किसी ने कुचला है तो ईरान ने। और हिंदुस्तान जो है हमारा, वो भी एक बाकायदा तौर के ऊपर टेररिज्म का हमारे यहाँ भी डर है, हमारे यहाँ भी इन्फिल्ट्रेशन होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है तो दुनिया के अंदर वाहिद वो मुल्क है जिसके वजह से दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम आईसिस, इसको कुचलने को इराक के अंदर और सीरिया के अंदर पूरा मौका मिला। और ये अगर ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी नहीं होते तो आईसिस का सर नहीं कुचला जा सकता। तो ये बिल्कुल क्लियर कट मामला है कि अगर जो लोग टेररिज्म से नफरत करते हैं, जो पीस की बातचीत करते हैं, जो डेवलपमेंट की बातचीत करते हैं, जो विकास की बातचीत करते हैं, तो ये चाबहार हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा कॉरिडोर है। हमको इसको बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि ये जो चीजें हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी, जिससे हमारे मुल्क का भी फायदा होगा। जी।